हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम सीख रहे हैं लारावेल मास्टर क्लास। लारावेल मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं लारावेल बेसिक से एडवांस। इस वीडियो में हम देखेंगे लारावेल ब्लेड फाइल कि ब्लेड फाइल के साथ लारावेल में हम किस तरह से काम करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। ब्लेड टेम्पलेट लारावेल में हम व्यू फाइल ब्लेड टेम्पलेट के थ्रू शो कराते हैं कि लारावेल ब्लेड टेम्पलेट इंजन को यूज़ करता है। यह इंजन हमें पीएचपी को यूज़ करने के लिए इसमें हम पीएचपी को यूज़ कर सकते हैं। इस फाइल को हम .blade.php के नाम से इसको सेव करते हैं और जो हमारी ब्लेड फाइल होती है वो हमारे रिसोर्स फोल्डर के अंदर व्यू फोल्डर में होती है। रिसोर्स का फोल्डर होता है, उसके अंदर व्यू फोल्डर होता है और व्यू फोल्डर के अंदर हमारी सारी व्यू फाइल होती है जिसको हम .blade के नाम से सेव करते हैं। ठीक है, अब हम हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है डिस्प्ले डेटा इन ब्लेड फाइल की। डिस्प्ले डेटा मैंने राउट वाले वीडियो में बता दिया था कि हम व्यू फाइल के अंदर डेटा कैसे भेजते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने डेटा भेजा है उसको शो कैसे कराते हैं। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है ये वाला। इसके अंदर वेलकम नाम से एक व्यू फाइल है जिसमें मैंने नाम दे रखा है, नेम के नाम से की है, उसमें मैंने कुछ वैल्यू दी है। अब इसको मैं ब्लेड फाइल में जाऊंगा तो $नेम और इस तरह के डबल कर्ली ब्रेसेस लगा के इको कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी हमारी स्लाइड क्या है, दूसरा हमारा स्क्रीनशॉट है कि हम एक पेज टाइटल भेज रहे हैं और एक टोटल कस्टमर के नाम से एक वैल्यू भेज रहे हैं। जैसे पेज टाइटल हमारा कस्टमर लिस्ट है और जो टोटल कस्टमर है वो है हमारा 100 और विथ लगा के हम भेज रहे हैं डेटा में भेजेंगे, दोनों चला जाएगा। और दोनों को हम यूज कैसे करेंगे, इसका नाम है पेज टाइटल, तो पेज टाइटल इको हो जाएगा। डबल कर्ली ब्रेसेस हमारा इको करने का काम करता है और कस्टमर टोटल में ये 100 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं इधर अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहले एक मैं व्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। व्यू के अंदर जाऊँगा, मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ एक फ़ाइल dashboard.blade.php। यहाँ पे सारी फाइलें मेरी .blade.php एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक HTML5 का टेम्पलेट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे सेव करता हूँ तो ये एक मेरी डैशबोर्ड वाली फ़ाइल है। अब ये डैशबोर्ड वाली फ़ाइल के लिए मेरे को एक राउट बनाना पड़ेगा कि ये वाली जो फ़ाइल है वो दिखेगी कैसे। तो पहले मैं इसका URL बना लेता हूँ। ये मुझे कैसे दिखेगी, ये मुझे दिखेगी जैसे मैं डैशबोर्ड करता हूँ URL में। जैसे मैं डैशबोर्ड टाइप करूँगा तो मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड वाली फ़ाइल शो होनी चाहिए। तो अभी 404 आ रहा है, तो इसके लिए हम एक राउट सेट कर देते हैं, राउट गेट। ठीक है, और इसमें हमें URL है डैशबोर्ड और ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा, मैं डैशबोर्ड के नाम से कंट्रोलर बना लेता हूँ। तो मैं जहाँ आता हूँ PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर डैशबोर्ड कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने कंट्रोलर बना दिया तो यहाँ पे मेरा एक कंट्रोलर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा सर्वर रन कर देते हैं तो मेरा कंट्रोलर आ गया, डैशबोर्ड कंट्रोलर के नाम से एक फ़ाइल बन गई यहाँ पे। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड कंट्रोलर। ठीक है, अब ये कौन से फंक्शन पे जाएगा, डैशबोर्ड कंट्रोलर के अंदर मैं इसको भेज देता हूँ इंडेक्स फंक्शन पे। ठीक है, अब मैं इस कंट्रोलर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं कौन सा फाइल है हमारा, डैशबोर्ड वाली फाइल है। ठीक है,
अब सेव करेंगे और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे डैशबोर्ड वाली फ़ाइल यहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो डैशबोर्ड वाली फ़ाइल यहाँ दिख रही है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा। जैसे ये जो टाइटल है इसको मैं चेंज करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको लिख देता हूँ डी सॉफ्ट सर्विस डैशबोर्ड। ठीक है, सेव किया और यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा टाइटल चेंज हो गया, जिससे हमें पता लग रहा है कि जो फाइल हमने कॉल की है वो यही फाइल है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो टाइटल है मैं चाहता हूँ कि ये टाइटल कंट्रोलर से आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस टाइटल को यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा, सेव करूँगा और एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा टाइटल वो हो जाएगा। अगर हम टाइटल नहीं देते तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूआरएल आती है। ठीक है, मैं यहाँ से भेजता हूँ, जैसे मैं भेजूँगा, कैसे भेजूँगा, विथ करूँगा और एरे पास कर देता हूँ जिसमें मैं इसको लिख देता हूँ टाइटल। और टाइटल में कौन सी वैल्यू रहने वाली है, ये वाली वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, टाइटल से मैं लिख देता हूँ इसको पेज अंडरस्कोर टाइटल। इस नाम से मैं इसको वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये वैल्यू भेज दी मैंने पेज टाइटल के अंदर। अब ये मुझे कहाँ मिलेगी, और इसके अंदर इको कराने का क्या तरीका होता है, डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं हम किसी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो मैं जैसे पेज टाइटल पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सेव करूँगा तो मुझे ये यूआरएल दिखने लग गया जो मैंने कंट्रोलर से पास किया था। ठीक है, अभी जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी एडमिन डैशबोर्ड और जो हमने टाइटल दिया है वो आ रहा है। इस तरह से ये हमने एक वैल्यू भेज दी। जैसे मैं एक और वैल्यू भेजता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ जैसे टोटल यूज़र्स 1500। ठीक है, यूज़र 1500, टोटल ऑर्डर्स 200। ठीक है, ये मैंने दो वेरिएबल और पास कर दिया। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, कुछ ही नहीं आ रहा क्योंकि हमने इनको प्रिंट नहीं करा रखा। प्रिंट किस तरह से कराएंगे, प्रिंट कराने के लिए मेरे को जाना है यहाँ पे H1 के अंदर। मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल यूज़र्स और मैं इसकी वैल्यू देता हूँ। तो इसकी वैल्यू हमारे को किस वेरिएबल में मिलेगी, वेरिएबल का नाम है हमारा टोटल यूज़र्स। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ टोटल यूज़र्स, सेव करेंगे, रिफ्रेश करते हैं एक बार तो मुझे टोटल यूज़र कितने मिल रहे हैं 1500। तो मैं यहाँ पे एक कॉलन लगा देता हूँ। दूसरी वैल्यू मुझे मिलेगी टोटल ऑर्डर के नाम से, टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे एक बार तो ये हमारे को 200 मिल रहे हैं टोटल ऑर्डर के अंदर और 1500 मिल रहे हैं टोटल यूज़र के अंदर। तो हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या, सेम आ रही है। ठीक है, तो ये हमने डाटा पास कर दिया व्यू फाइल के अंदर और डेटा को डिस्प्ले कर लिया। ठीक है, अभी ये सिंपल काम है। अभी जैसे ये जो एरे है मेरे को यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत लेंथ हो, जैसे मान लो कि मेरे को यहाँ पे 50-60 वेरिएबल पास करने हैं तो ऐसे मैं लिखते जाऊँगा, ये बड़ा होता जाएगा। इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि इस एरे को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, यहाँ से मैंने एरे हटा दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं एक एरे बनाऊँगा डेटा के नाम से, उसके अंदर मैं इंडेक्स रख दूँगा। एक तो रह जाएगा पेज टाइटल। ठीक है, पेज टाइटल में क्या चला जाएगा, ये वाली वैल्यू चली जाएगी। एक हमारा वापस से एरे है, उसके अंदर टोटल यूज़र रहेगा। टोटल यूज़र में क्या रहेगा, जो टोटल यूज़र की जो वैल्यू है वो रहेगी। ठीक है, और इसके नीचे एक और बनाते हैं, एक हमारा रहेगा टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स में रहेगी ये 200। तो जो टोटल ऑर्डर की वैल्यू है, और हमें क्या पास करना है, अब हमें ऐसे पास नहीं करना
कि एक एक वैल्यू नहीं बतानी, हम क्या कर रहे हैं पूरा डेटा चला जाए। जो डेटा के नाम से हमने एरे बनाया है, एरे के अंदर 3 इंडेक्स है इसके अंदर, एक पेज टाइटल के नाम से, टोटल यूज़र के नाम से, टोटल ऑर्डर के नाम से, ठीक है। ये हमें मिल जाएगी सेम यहाँ पे व्यू फाइल में। व्यू फाइल में कोई चेंज नहीं होगा, बस हमने थोड़ा तरीका चेंज कर दिया पास करने का, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान है। अभी यहाँ पे 100 हो, 200 हो, कितने भी हो, यहाँ पे हम एंटर लगा के इस डेटा के अंदर पास करते जाएंगे और यहाँ पे हमें डेटा जो हमारी लाइन है वो नहीं बढ़ेगी, लेंथ नहीं बढ़ेगी, कोड बढ़ जाएगा। तो हमें जैसे समझने में आसानी रहेगी। ये पेज का टाइटल जा रहा है, टोटल यूज़र जा रहे हैं, टोटल ऑर्डर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे न्यू लाइन अगर पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। अभी इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में जा रहा है अभी, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं हम ब्लेड फाइल के अंदर। जैसे इफ एल्स किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इफ एल्स मैं बनाता हूँ, मैं लिख देता हूँ जैसे मैं इसको टोटल यूज़र की जगह लिख देता हूँ जैसे सेल प्राइस, ठीक है, और डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। जैसे सेल प्राइस 1500 है, डिस्काउंट प्राइस है हमारी 1200 रुपये, ठीक है। और एक और वैल्यू में पास कर देता हूँ डिस्काउंट स्टेटस फॉल्स, ठीक है। कि हम कंडीशन क्या बनाएंगे, अगर डिस्काउंट स्टेटस ट्रू है तो मुझे प्राइस दिखनी चाहिए डिस्काउंट वाली, एल्स के अंदर मुझे सेल प्राइस दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, अभी मेरे पास इनके अंदर वैल्यू नहीं आ रही तो मुझे यहाँ एरर मिलेगी। तो मैं पहले लिख देता हूँ सेल प्राइस, ठीक है। दूसरी मेरी वैल्यू है डिस्काउंट प्राइस, जैसे सेल प्राइस दिख रही है और दोनों में वैल्यू दिखा देता हूँ। पहले डिस्काउंट प्राइस में मुझे दिखेगी डिस्काउंट वाली प्राइस, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेल प्राइस 1500 दिख रही है, डिस्काउंट प्राइस 1200 दिख रही है। और एक मैं बना देता हूँ तीसरा, जिसमें मुझे प्राइस मिलेगी, सिर्फ प्राइस। अब प्राइस कौन सी आएगी ये मेरे को कैसे पता लगेगा, वो प्राइस यहाँ पे कौन सी आएगी, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें करना है इफ एल्स, इफ अगर डिस्काउंट स्टेटस ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें कुछ कोड यहाँ पे लिखना है एल्स में क्या कंडीशन बनानी है वो यहाँ पे लिखना है कि इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या चीज़ दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको पेस्ट और इस दोनों को पेस्ट कर देता हूँ। अगर डिस्काउंट ट्रू है मतलब कि डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ दिखा दूँगा डिस्काउंट प्राइस। अगर डिस्काउंट मुझे नहीं देना तो यहाँ आ जाएगी सेल प्राइस। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, तो अभी मेरे को प्राइस कौन सी दिख रही है, 1500 दिख रही है। 1500 मेरी कौन सी प्राइस है, सेल प्राइस है मेरी। अब मैं चेक करता हूँ सेल प्राइस क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्काउंट को फॉल्स किया हुआ है। अगर मैं इस डिस्काउंट को ट्रू कर दूंगा मतलब मुझे डिस्काउंट वाली प्राइस दिखानी है, एल्स करेंगे तो एल्स करने पे मेरी जो प्राइस हो गई वो 1200 हो गई, क्योंकि हमने डिस्काउंट को ट्रू किया हुआ है। हमारी कंडीशन जैसी ट्रू होगी तो हमारी डिस्काउंट वाली प्राइस दिखना शुरू हो जाएगी, एल्स में सेल प्राइस दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब हमें एक काम क्या करना है, एल्स इफ यूज करना है, ठीक है। एल्स इफ कैसे यूज करते हैं, एल्स इफ यहाँ आते नीचे, एल्स इफ हम जैसे किस में लगाते हैं, एल्स इफ हम जब लगाते हैं कि मैं कंडीशन चेक करता हूँ, इफ
सबसे पहले मैं चेक करूँगा सेल प्राइस इक्वल इक्वल ज़ीरो है, नहीं ज़ीरो नहीं, एम्प्टी है, एल्स इफ डिस्काउंट प्राइस इक्वल इक्वल एम्प्टी है, या फिर एल्स इफ डिस्काउंट स्टेटस इक्वल इक्वल एम्प्टी है, तो कुछ कंडीशन होगी, एल्स में कुछ कोड होगा और ये हम कंडीशन को आखिरी में बंद करेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है, मुझे यहाँ डिस्प्ले करना है अगर सेल प्राइस एम्प्टी है तो मेरे पास यहाँ आना चाहिए सेल प्राइस एम्प्टी। ठीक है, अगर डिस्काउंट प्राइस एम्प्टी है तो मेरे को यहाँ पे क्या कोड शो कराना है, डिस्काउंट प्राइस एम्प्टी। ठीक है, एल्स अगर डिस्काउंट स्टेटस की वैल्यू एम्प्टी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्काउंट स्टेटस एम्प्टी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं मिलती तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन नॉट मैच। कंडीशन नॉट मैच। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है। अभी यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रही है, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्यों आ रही है कि हमने एल्स और इफ़ दोनों के बीच में स्पेस लगा दिया, तो यहाँ पे स्पेस नहीं लगाना। ठीक है, और हम अब एक बार रन करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कंडीशन नॉट मैच, क्योंकि तीनों में वैल्यू आ रही है, सेल प्राइस में वैल्यू आ रही है, डिस्काउंट प्राइस में वैल्यू आ रही है, डिस्काउंट स्टेटस में भी वैल्यू आ रही है, तो कंडीशन हमारी कोई सी भी मैच नहीं कर रही, तो हमारी एल्स मैच हो रहा है कि तीनों में से कोई सी भी नहीं चल रही, तो डिफ़ॉल्ट में एल्स चलेगा। तो एल्स में आ रहा है कि कंडीशन मैच नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ से एम्प्टी भेज देता हूँ सेल प्राइस को और रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेल प्राइस एम्प्टी, क्योंकि सेल प्राइस नहीं आ रही। ठीक है, अब सेल प्राइस तो आ रही है लेकिन डिस्काउंट प्राइस नहीं आ रही, एल्स इफ चलेगा अब इसके अंदर। तो यहाँ पे आ रहा है डिस्काउंट प्राइस एम्प्टी, और यहाँ पे जो प्राइस आ रही है वो भी नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट ट्रू कर रखा है, तो डिस्काउंट प्राइस दिखनी चाहिए थी, लेकिन डिस्काउंट प्राइस ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ दिखा नहीं रहा। तो इस तरह से हम एल्स इफ चलाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ब्लेड फाइल के अंदर एल्स इफ एल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इफ एल्स देख लिया, एल्स इफ देख लिया। अब इसके अंदर एक होता है इस सेट। इस सेट हमारा क्या काम आता है, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे पास दो वैल्यू और थी पहले। एक वैल्यू थी यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑर्डर्स, और एक थी हमारे पास टोटल यूजर्स। इसमें हमें यूजर्स शो हो रहे थे और इसमें हमें ऑर्डर्स शो हो रहे थे। अभी मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है कि टोटल ऑर्डर की एरर आ रही है, अनडिफाइंड वेरिएबल टोटल ऑर्डर। अब मैं इसको कंडीशन में डाल दूंगा, इट्स सेट अगर टोटल ऑर्डर है एंड इस सेट,
अगर टोटल ऑर्डर है तो ही मुझे दिखे, नहीं तो मुझे ये नहीं दिखना चाहिए। अब मेरे पास दूसरी एरर क्या आई, दूसरी एरर आई टोटल यूज़र। पहली एरर को तो हमने हैंडल कर लिया। हैंडल किस तरह से किया, अगर टोटल ऑर्डर का वेरिएबल हमारे पास आ रहा है तो ही मुझे ये वैल्यू दिखेगी, नहीं तो मुझे ये वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने हैंडल कर लिया। अब दूसरी एरर एक और आ रही है, इसको हम किस तरह से करेंगे, इसी तरह से इस सेट लगा के। अगर हमारे पास टोटल यूज़र का वेरिएबल आ रहा है तो ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। एंड इस सेट, ठीक है। अभी दोनों एरर हमारे पास नहीं आएगी, तो हमारे पेज पे अभी कोई एरर नहीं है, जबकि वेरिएबल हमने पास नहीं किया हुआ। लेकिन यहाँ पे हैंडल हो रहा है इस सेट से कि अगर वेरिएबल सेट है, मतलब कि वहाँ से अगर आता है वेरिएबल तो ही यहाँ पे दिखेगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। अभी मैं जैसे टोटल ऑर्डर पास कर दूँ यहाँ से, ठीक है, तो मुझे टोटल ऑर्डर दिखना चाहिए। टोटल ऑर्डर मुझे दिख रहे हैं 1200, क्योंकि मैंने वहाँ से वेरिएबल पास कर दिया। अब इस सेट फॉल्स हो रहा है तो वो इसलिए दिख रहा है। ठीक है, कमेंट कर देते हैं तो ये लाइन ही नहीं आएगी मेरे पास। तो इस तरह से हम कुछ वेरिएबल को हैंडल कर सकते हैं कि जो हमारे पास, जैसे अभी हम कुछ ऐसा कोड लिख रहे हैं कि वो हर टाइम हमारे पास वो वेरिएबल नहीं आ रहा, तो हम इसको इस सेट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या कंडीशन है, एक हमारे पास है इज़ एम्प्टी। एम्प्टी हो तो ही कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जैसे मैं एम्प्टी किसे करूं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं ऑर्डर लिस्ट। अब इसके अंदर क्या करता हूं मैं, एम्प्टी एक एरे दे दिया मैंने इसमें। ये एक एम्प्टी डिफ़ॉल्ट एरे, वो एम्प्टी एरे है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम टेबल में प्रिंट करवाते हैं तो हम फॉर ईच लूप लगाते हैं। तो उसके अंदर हम एक चीज़ चेक करते हैं, एफ एम्प्टी अगर ऑर्डर लिस्ट एम्प्टी है एंड एम्प्टी, ठीक है, इसको बंद करना होता है एंड एम्प्टी से। एंड कीवर्ड से जो टैग हम यूज़ कर रहे हैं वो टैग हम क्लोज करते हैं एंड लगा के। ठीक है, अब इसमें क्या चेक कर रहा हूँ, अगर ऑर्डर लिस्ट एम्प्टी होगी उसी केस में चलेगा ये। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, ऑर्डर्स नॉट फाउंड। ठीक है, और मैं यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर नॉट फाउंड। क्योंकि ये क्या कंडीशन चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि ये वेरिएबल एम्प्टी होना चाहिए तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो हमने इफ एल्स देख लिया, इस साइड देख लिया, एम्प्टी देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्विच केस देखते हैं। ठीक है, स्विच केस का बनाते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ स्विच केस कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा h1, वेरिएबल है जेंडर, और जेंडर की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, जैसे जेंडर। ठीक है, तो रिफ्रेश करूँगा मैं तो मुझे यहाँ एरर मिलने वाली है जेंडर की, कि अनडिफाइंड वेरिएबल जेंडर, क्योंकि मैंने जेंडर नहीं भेजा। पहले तो मैं जेंडर पास करता हूँ कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे मैं जेंडर को वैल्यू दे देता हूँ मेल। ठीक है, और रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये एरर मेरी हट जाएगी। तो हमारे पास जो जेंडर आ रहा है वो मेल आ रहा है। अब हम स्विच केस बनाते हैं, ये कंडीशन को हम स्विच केस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो स्विच के अंदर क्या चेक होगा, जो भी हमारा जेंडर आ रहा है वो चेक होना चाहिए। और इसके अंदर मैं केस बनाता हूँ, केस हमारा क्या रहेगा, अगर जेंडर मेल है तो क्या होना चाहिए, h1 क्लोज।
दिस इज बॉय, ठीक है, और ब्रेक। एक केस क्या बनेगा, फीमेल मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, दिस इज बॉय, दिस इज गर्ल, और ब्रेक, ठीक है। अगर केस मेल होता है तो वो बॉय होगा, अगर फीमेल होता है तो वो होगा गर्ल। एल्स इसमें किस तरह से लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ NA, कि हमें नहीं पता कि वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है। एंड स्विच। अब हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया हमने, हमें को कुछ एरर मिला है, वो एरर मिला है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या है, इस तरह से, ठीक है, यूं थोड़ा सा इसका सिंटैक्स ही हमने गलत लिख दिया। अब रिफ्रेश करते हैं एक बार इसको, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी हमने जेंडर क्या भेजा हुआ है, मेल भेजा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी लाइन प्रिंट हो रही है, दिस इज़ बॉय। तो हमारा कौन सा केस मैच हो रहा है, मेल वाला, कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो मैच कर रही है इसके अंदर, तो हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है। अगर यहाँ से हम फीमेल भेजते हैं, फीमेल, और रिफ्रेश करते हैं तो हमारा दूसरा केस मैच हो जाएगा, फीमेल वाला, तो यहाँ पे आ गया गर्ल। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अदर, तो अदर मेल में भी मैच नहीं करेगा, फीमेल में भी मैच नहीं करेगा। तो हमने डिफ़ॉल्ट एक कंडीशन बना रखी है कि अगर कोई सा भी केस मैच नहीं करता तो यहाँ पे NA प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विच केस। इसके बाद हम आते हैं फॉर लूप के अंदर, कि इसके अंदर हम लूपिंग कैसे करते हैं, कि लूप कैसे प्रिंट होता है इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, डेटाबेस से आ रहा है और हम उसको टेबल में प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो वो प्रिंट किस तरह से होगा। तो एक तो होता है सिंपल हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में हमारे पास i = 0, देन दैट्स, और हमारा i++, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। एंड 4 करेंगे, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, गलत लिख दिया इस तरह से। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे को रोल नंबर प्रिंट हो रहा है 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो रहा है। मैं इसको कर देता हूँ 1 से लेके और 10 तक प्रिंट हो, तो 1 से लेके ये 10 तक प्रिंट करेगा। तो एक तो ये सिंपल लूप हो गया कि हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, एक हमारे पास होता है फॉर ईच। तो फॉर ईच हम किस तरह से प्रिंट करते हैं, अभी हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक एरे बनाया था, अब इसके अंदर वैल्यू भेजते हैं। जैसे एक हमारे पास आईडी होती है
एक हमारे पास टोटल होता है, जैसे टोटल है 100, यूजर है दीपक। एक दूसरा एरे और बनाते हैं, ठीक है। दूसरा एरे बनाएंगे, आईडी 2, इसका टोटल मैं कर देता हूँ 120 और इसको मैं लिख देता हूँ अर्जुन, ठीक है। सेव करेंगे। अब मैं जैसे ही सेव करता हूँ और इस पेज को भी सेव कर लेता हूँ एक बार, अब यहाँ पे आऊँगा तो जो मेरी कंडीशन चल रही थी ऑर्डर नॉट फाउंड, ये नहीं चलेगी। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ऑर्डर नॉट फाउंड वाली लाइन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसमें चेक क्या हो रहा था, अगर ऑर्डर लिस्ट एम्प्टी है तो ये काम करना चाहिए। अब मैं क्या इसके नीचे प्रिंट कर देता हूँ। तो वो वाला हम किस तरह से करते हैं, फॉर ईच से प्रिंट करेंगे ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। एज एक इसमें की होती है, एक इसमें वैल्यू होती है, एंड फॉर ईच करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को हमें बंद करना होता है, जो हमने टैग यूज़ किया है उसको हम क्लोज भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे वही H1 ही लूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर डिटेल्स, जिसमें से मैं सबसे पहले लिखता हूँ यूज़र, ठीक है। दूसरा मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल, ठीक है। दो चीज़ मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी। और इस तरह से नहीं होगा, वो किस तरह से होगा, इस की के इस वैल्यू के अंदर वो मुझे मिलेगा, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर प्रिंट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़र और टोटल। ये बोल रहा है अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी यूज़र। ये इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बना रखा है, इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे एरे हैं। तो इसको हम इस तरह से नहीं रीड कर सकते, इनको हमें एरे के फॉर्मेट में यूज़ करना होगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी जो एरर है वो हट जाएगी। ऑर्डर डिटेल दीपक, दीपक का जो टोटल अमाउंट है वो 100 है। ऑर्डर डिटेल अर्जुन, इसका टोटल अमाउंट है 120 है। अब जैसे 120 है, उसकी आईडी कितनी है ये भी देखनी है मेरे को, कि आईडी भी पता लगनी चाहिए। तो आईडी कैसे पता लगेगी, आईडी के लिए हम वी और हमारा जो एरे के अंदर जो वैल्यू है वो क्या नाम से है, आईडी के नाम से है। और हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो मेरे को दो इसकी 120 वाले की देखनी थी, तो इसकी आईडी हमारे पास 2 है। तो ये हम इस तरह से फॉर ईच को यूज़ करते हैं। तो एक लूप हमारा फॉर लूप हो गया, एक लूप हमारा फॉर ईच हो गया। तो इन दोनों को ही हम देखने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज़ आते हैं हमारे प्रोजेक्ट में वो ये 2 लूप यूज़ आते हैं। अब हम आगे चलते हैं और हमारे पास टेम्पलेट के अंदर क्या है, और हमारे पास एक है कंडीशनल क्लासेस। अब कंडीशनल क्लासेस में क्या है कि हमने एक इज एक्टिव नाम से एक वेरिएबल बना रखा है, उसको हमने फॉल्स किया हुआ है। और हैज़ एरर नाम से एक वेरिएबल बना रखा है, इसको हमने ट्रू किया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, एक हमारे पास @क्लास नाम से एक वो है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। हम चेक कर रहे हैं क्लास के अंदर एक एरे पास किया हुआ है, और हमने इज एक्टिव किस पे सेट किया हुआ है, टेक्स्ट ग्रे 500 पे इज एक्टिव को हमने नॉट सेट किया हुआ है कि जब ये एक्टिव नहीं होगा तो ये दिखेगा, और बीजी रेड कब दिखेगा, जब हैज़ एरर ट्रू होगा तब ये दिखेगा। तो ये किस तरह से चल रहा है इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं, क्योंकि इस तरह से तो ये समझ में नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, बूट स्टेप का CDN कॉपी करता हूँ, बूट स्टेप CDN, ठीक है। और मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हमारा नेट स्लो चल रहा है, तो नेट की वजह से ये रिस्पॉन्स धीरे कर रहा है। तो CSS वाली फ़ाइल कॉपी करनी है मुझे,
कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करते ही फ़ॉन्ट का आइकन चेंज हो गया, इसका मतलब है हमारा बूट स्टेप सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। तो ये कनेक्ट होते ही फ़ॉन्ट फैमिली हमारी चेंज हो गई। अब हमें क्या करना है कि मुझे डॉक्यूमेंट में आते हैं और मुझे अलर्ट चाहिए। अलर्ट मुझे कहाँ मिलेगा? अलर्ट कंपोनेंट, अलर्ट, अलर्ट चाहिए। तो मैं सबसे पहले रेड कलर का अलर्ट ले लेता हूँ। तो इसमें डेंजर वाला कौन सा है? ये वाला। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो डेंजर अलर्ट है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो डेंजर क्लास है इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये सिंपल इस तरह से शो होगा। ठीक है, हमारी जैसे कुछ कंडीशन है कि, और अगर हम ब्लेड फाइल में कस्टम पीएचपी कोड यूज़ करना चाहें तो @php स्टार्ट करेंगे और एंड PHP करेंगे। इसके बीच में हम हमारा कस्टम PHP का कोड लिख सकते हैं, वो यहाँ पे सब वर्क करेगा। तो मैं इसमें लिख देता हूँ एरर ट्रू, मतलब कि मैंने एक एरर का वेरिएबल बनाया, इसको ट्रू कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ ब्लेड की क्लास। ठीक है, तो क्लास किस तरह से लिखेंगे? क्लास हमारा एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर हमें एक एरे पास करना है। ठीक है, और एरे के अंदर हमें एक क्लास है अलर्ट। ठीक है, अलर्ट क्लास है। एक हमारी क्लास है अलर्ट डेंजर, और अलर्ट डेंजर हमारी कब चलेगी? जब हमारा एरर ट्रू होगा तभी चलनी चाहिए, एल्स में वो क्लास हमारी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, और ये हमने लिख दिया। और अब मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा अलर्ट डेंजर है वो वाला डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, वो डिस्प्ले क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एरर का वेरिएबल को ट्रू किया हुआ है। तो ये वाली क्लास हमारी जब लगेगी जब ये एरर ट्रू होगी। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स कर दूंगा तो ये जो डेंजर अलर्ट है वो शो नहीं होगा, जो इसका डिफ़ॉल्ट अलर्ट है वो शो होगा यहाँ पे। तो अभी जो रेड कलर का है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। जैसे एरर अगर फॉल्स है तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं, सक्सेस ट्रू कर देते हैं। अगर सक्सेस ट्रू है तो मुझे कौन सी क्लास दिखनी चाहिए? अलर्ट सक्सेस। ठीक है, ये वाली क्लास मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए। रिफ्रेश करेंगे इसको एक बार। अभी मुझे यहाँ पे सक्सेस वाला अलर्ट दिख रहा है। सक्सेस वाला अलर्ट क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारी सक्सेस का वेरिएबल ट्रू है। अगर मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ तो मुझे कौन सा दिखेगा? ना तो मुझे डेंजर वाला दिखेगा, ना ही मुझे सक्सेस वाला दिखेगा। दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, तो जो इसका डिफ़ॉल्ट अलर्ट है वो यहाँ दिख जाएगा। अगर मैं एरर को ट्रू करूँगा तो मुझे डेंजर वाला दिखेगा। तो इस तरह से हम क्लास, अभी हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमें क्लास के ऊपर कंडीशन लगानी है कि कुछ कोड एग्जीक्यूट हो तो हमारी ये वाली क्लास दिखनी चाहिए, कुछ कोड एग्जीक्यूट हो तो हमारी दूसरी क्लास दिखनी चाहिए। तो उस तरह से यूज़ करने के लिए हमारे पास लारावेल में ये @क्लास हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम डायनामिक क्लास को कंडीशन के अकॉर्डिंग हाइड और शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है? तो इस वीडियो में हमारा जो ब्लेड फाइल का जो बेसिक था हमारा, वो हमने यहाँ पे सारा सीख लिया है।
कि हम वो ब्लेड फाइल के अंदर कंडीशन किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। हम एक चीज़ और होती है इसके अंदर कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही प्रिंट करता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, हेडिंग में मैं क्या करूँगा, हेडिंग में मैं यहाँ से हेडिंग पास करूँगा, और हेडिंग में हमारे पास क्या है, HTML का कोड है। दिस इज बूटस्ट्रैप हेडिंग, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। मैंने वहाँ से HTML पास किया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है कि मैंने यहाँ से HTML पास किया है और वो HTML एज इट इज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, H1 दिख रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए कि ये वाली हेडिंग दिखनी चाहिए यूँ, इस तरह से। वो वाला काम कैसे करते हैं, अगर हमें वेरिएबल को सिंपल इको कराना है तो हम इस तरह के कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। अगर मुझे पास HTML आ रहा है और उसको दिखाना है तो हम इस तरह से यूज करेंगे, इस तरह का सिंटेक्स होता है। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरा जो HTML है वो रन होगा यहाँ पे। तो ये बूटस्ट्रैप हेडिंग अभी ये यहाँ पे चेंज हो गया, तो मैं वहाँ से जो HTML पास करूँगा वो यहाँ पे मुझे दिखने लग जाएगा। तो मैं जैसे ये वाला कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और इसे मैं अगर पास कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वर्क हमारे पास जब ही करेगा इस तरह से कि हमारे पास HTML कोड आ रहा हो। तो अगर हमारे पास सिंपल वेरिएबल आ रहा है तो हम इसी तरह से यूज़ करेंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा HTML प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है तो एग्जीक्यूट हमारा इस तरह से करेगा। सेव किया और ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बिगनर है लारावेल के अंदर, जो लारावेल 10 को सीखना चाहते हैं, उन दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लारावेल की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एडवांस लारावेल पे वर्क करेंगे। क्योंकि अभी तो हमारे 2 वीडियो आई है, पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम एक एक करके पूरे वीडियो इसमें देखते जाएंगे और हमारा जो कॉन्सेप्ट है लारावेल का उसको पूरा करेंगे क्लियर। उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।